हेलो स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स चैप्टर के अंदर आज हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है हाइडिंजर फ्रिंजेस और दूसरा है फ्रिजो फ्रिंजेस। ये जो दो टॉपिक है वो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो अगर ये टॉपिक एग्जाम में आते हैं तो हमें किस तरीके से लिख के आना है, इसे कौन से डायग्राम्स बनाने हैं, ये सारी बातें बोर्ड पे लिखी हुई है जिससे करके हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो हम हाइडिंजर फ्रिंजेस के बारे में देख लेते हैं। अब हाइडिंजर फ्रिंजेस जो होते हैं उसे हम सर्कुलर फ्रिंज भी बोल सकते हैं या फ्रिंजेस विथ इक्वल इंक्लिनेशन भी बोल सकते हैं। तो वही पॉइंट हमें लिखना है, उसे हम सर्कुलर फ्रिंजेस भी बोल सकते हैं और फ्रिंजेस विथ इक्वल इंक्लिनेशन भी बोल सकते हैं। अब फ्रिंजेस विथ इक्वल इंक्लिनेशन यानी क्या, तो वो तो जब हम अच्छे से समझेंगे ये टॉपिक तब समझ में आएगा। फिलहाल के लिए दो नाम याद रखने हैं, हाइडिंजर फ्रिंजेस को सर्कुलर फ्रिंज बोल सकते हैं या फ्रिंजेस विथ इक्वल इंक्लिनेशन बोल सकते हैं। अब ये जो हाइडिंजर फ्रिंजेस है वो हम कैसे ऑब्टेन कर पाएंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर का, जो कि ऑलरेडी हम खत्म कर चुके हैं। तो ये फ्रिंजेस कहां से ऑब्टेन होगी, तो हमने लिख के रखा है यहाँ पे, ये फ्रिंजेस ऑब्टेन होगी माइकलसन इंटरफेरोमीटर की हेल्प से। ये दूसरा टॉपिक पॉइंट हम याद रख लेंगे, ठीक है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि ये जो फ्रिंज है हाइडिंजर फ्रिंजेस, उसको अगर ऑब्टेन करना है तो उसका प्रिंसिपल क्या है, तो उसका सिंपल सा प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड यानी क्या कि जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है तो वो लाइट में से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी। यानी 100% लाइट आई तो उसमें से सरफेस पे से 90% लाइट रिफ्लेक्ट हो गई और 10% लाइट ट्रांसमिट हो गई। यानी कि एम्पलीट्यूड जो था लाइट का वो डिवाइड हो गया, ट्रांसमिट हो गया और रिफ्लेक्ट हो गया। यानी कि एम्पलीट्यूड के डिवीजन के कारण हमें हाइडिंजर फ्रिंजेस मिलती है। तो यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट प्लेन लिया है। ट्रांसपेरेंट प्लेन यानी हम आर पार देख सके ऐसा एक ट्रांसपेरेंट प्लेन लिया है। और ये जो ट्रांसपेरेंट प्लेन है उसका थिकनेस जो होगा वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म थिकनेस होना चाहिए। यानी यहाँ पे हमने एक यूनिफॉर्म थिकनेस का एक ट्रांसपेरेंट प्लेन ले लिया, ठीक है। बाद में यहाँ पे हमने एक सोर्स ऑफ लाइट रखी, यहाँ से कुछ लाइट की रे आई। ये लाइट की रे ये जो प्लेन है ट्रांसपेरेंट प्लेन है वहां पे इंसिडेंट करने वाली है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अगर हमें हाइडिंजर फ्रिंजेस चाहिए तो उसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब भी जाके हमें हाइडिंजर फ्रिंज मिलेगी। पहली कंडीशन क्या होगी कि ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये लाइट जो इंसिडेंट हो रही है वो ये प्लेन के साथ कुछ एंगल बनाएगी। इसे हम बोल देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी क्या, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। एक लाइट जैसे कि यहाँ पे है ऐसे करके इंसिडेंट हुई। अब नॉर्मल कैसे बनाएंगे, ये प्लेन है उसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल हम गिराएंगे और ये इंसिडेंट लाइट आई। यानी एंगल जो होगा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का उसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बोल देंगे। तो वहां यहाँ पे यही चीज बनाई है। ये व्हाइट लाइन क्या बताता है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन बनाई है जिसे हम नॉर्मल बोल देंगे। ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंट आई बोल देंगे, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगी ये सारी रे ऑफ लाइट की, क्योंकि ये हमारा प्लेन है ट्रांसपेरेंट प्लेन है यूनिफॉर्म थिकनेस का, वहां पे इधर भी लाइट आने वाली है, इधर भी लाइट आएगी, ऐसे इधर सारी जगह पे लाइट आने वाली है। तो सारे जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है जहां पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, गिर रही है, वो पॉइंट पे से नॉर्मल बनाएंगे। और सारे एंगल ऑफ इंसिडेंट कैसे होने चाहिए, सारे एंगल ऑफ इंसिडेंट सेम होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई तो एंगल ऑफ इंसिडेंट 10 डिग्री, यहाँ पे आई तो नॉर्मल बनाया एंगल ऑफ इंसिडेंट 10 डिग्री, ऐसे ही यहाँ पे आया नॉर्मल बनाया एंगल ऑफ इंसिडेंट 10 डिग्री। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा वो सभी एंगल ऑफ इंसिडेंट सेम होने चाहिए, तभी जाके हमें हाइडिंजर फ्रिंज मिलेगी। तो फर्स्ट कंडीशन हम समझ लिए। कौन सा है फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे लिखा है कंडीशन फॉर गेटिंग हाइडिंजर फ्रिंज क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ ऑल लाइट रेज ऑन दी प्लेन मस्ट बी इक्वल। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट ये जो है, जो प्लेन पे बन रहा है हर एक लाइट रे का, वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि बोर्ड है, बोर्ड पे यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट रखा है, ऐसे करके एक लाइट यहाँ पे गिरी, यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाया 10 डिग्री, दूसरी लाइट यहाँ पे आई परपेंडिकुलर बनाया 10 डिग्री, तीसरी लाइट यहाँ पे आई एक परपेंडिकुलर बनाया नॉर्मल बनाया 10 डिग्री। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा, जो रे ऑफ लाइट का प्लेन के साथ, वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना
होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, तो दूसरी कंडीशन यहाँ पे लिखी है, जो भी इसका पाथ होगा, पाथ या फिर लोकस बोल लो, जो भी पाथ होगा ये लाइट का, वो पाथ हमेशा कैसा होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए। तो वही लिखा है, लोकस या फिर पाथ जो है ऑफ ऑल इंसिडेंट रेज, जितनी भी रे इंसिडेंट हुई है उसका जो पाथ होगा या लोकस होगा वो कैसा होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए। तभी जाके अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हुई तभी जाके हमें हाइडिंजर फ्रिंज मिलेगी। हाइडिंजर फ्रिंज की फर्स्ट कंडीशन क्या थी, फर्स्ट कंडीशन थी एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होना चाहिए, इसलिए तो हम इसे बोल देंगे क्या, यहाँ पे लिखा है फ्रिंजेस विथ इक्वल इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन यानी एक ही एंगल पे इंक्लाइंड हुए हैं, इसलिए इसे बोलते हैं फ्रिंजेस विथ इक्वल इंक्लिनेशन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा, ये जो लोकस है इंसिडेंट रे का या जो पाथ है वो कैसा होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए, तभी जाके हाइडिंजर फ्रिंज मिलेगी, ठीक है। अब फ्रिंज हमें देखना है तो कौन से फिनोमिना जरूरी है, इंटरफेरेंस की फिनोमिना, यानी इंटरफेरेंस यानी क्या, दो रे ऑफ लाइट एक दूसरे को मीट करते हैं एक पॉइंट पे, तभी जाके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वो पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। YDSC में सारी बातें कर चुके हैं, ठीक है। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हुई तब जाके क्या होगा, जो पार्ट डिफरेंस होगा, किसका पार्ट डिफरेंस, ये जो हमारा यहाँ से कुछ ट्रांसपेरेंट मीडियम में से रे आई, कुछ रे रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ रे ट्रांसमिट हो गई, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ट्रांसमिटेड रे है उसका पाथ डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो वही बात लिखी है, देन द पाथ डिफरेंस फॉर रिफ्लेक्टिंग रे एंड ट्रांसमिटेड रे विल बी सेम। कैसे सेम, यहां से ये लाइट यहां तक चली, यहां तक चली, यहां तक चली, ये 2 मीटर चली तो ये भी 2 मीटर चली, तो ये भी 2 मीटर चली, यानी पार्ट डिफरेंस ये जहां से जो रिफ्लेक्ट होगी या फिर ट्रांसमिट होगी वो पार्ट डिफरेंस कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तब जाके हमें हाइडिंजर फ्रिंज मिल जाएगी। और ये यहां से ऐसे करके रिफ्लेक्ट होगी यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मीट करेगी, यहां से ये लाइट यहां से ऐसे गई, अब थिकनेस कुछ होगा तो यहां से ऐसे भी तो रिफ्लेक्ट करेगी, तो मीट करेगी, कहां पे मीट करेगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मीट करेगी यानी इंटरफेरेंस होगा। वो इंटरफेरेंस देखने के लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट यानी क्या कि यहां से कुछ इनफाइनाइट यानी वो मून तक ऐसा कुछ नहीं है, इसका जो वेवलेंथ होगा उसके कंपेयर में जो डिस्टेंस होगा, लाइट का जो वेवलेंथ होगा उसके कंपेयर में जो डिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। लाइट का वेवलेंथ कितना होता है, कोई भी जनरली 10⁻⁷ मीटर के आसपास होता है, ठीक है। बस तो यहां से जब लाइट निकलेगी, रिफ्लेक्ट होगी, एक दूसरे को एक पॉइंट पे मिलेगी, वो कहां पे मिलेगी, सपोज करते हैं 10⁻3, तो 10⁻3 इसके सामने क्या हो गया, इनफाइनाइट डिस्टेंस हो गया। समझने के लिए, जैसे कि एक चींटी है, चींटी अगर बोर्ड पे चल रही है तो चींटी का डायमेंशन कम है तो चींटी के लिए बोर्ड क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। शायद से बात समझ में आ रही है। अच्छा, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मीट करेगी तो वो मीटिंग को देखने के लिए, वो इंटरफेरेंस को देखने के लिए हम एक टेलीस्कोप का यूज कर लेंगे जहां पे हमें हाइडिंजर फ्रिंजेस दिख जाएगी। तो वही लिखा है, एज फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड एट कहां पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस, टेलीस्कोप इज यूज्ड टू सी दी फ्रिंजेस। शायद से इतनी बात समझ में आ गई होगी। बस अब 3 इंपॉर्टेंट सेंटेंस हमें लिखने हैं। कौन सा है, फर्स्ट कि दिस फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड ऑन पैरेलल फिल्म और कांस्टेंट थिकनेस फिल्म। ऐसी जो फ्रिंजेस बनती है उसके लिए कौन सी दूसरी नेसेसरी कंडीशन है कि ये जो प्लेन होता है, ये प्लेन का थिकनेस कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे इसका थिकनेस 2 mm है तो यहाँ पे भी 2 mm, यहाँ पे भी 2 mm, यहाँ पे भी 2 mm, ठीक है। और या फिर दो जो प्लेन है वो पैरेलल होना चाहिए, प्लेन का जो थिकनेस, शायद से बात समझ रहे हो, जैसे कि मेरा हाथ है तो यहाँ पे 2 mm थिकनेस, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ठीक है। तो एक कंडीशन हो गई। और इनकी जो इंटेंसिटी होती है बहुत ही ज्यादा होती है हाइडिंजर फ्रिंजेस की, यानी कि उसकी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। और आखिर में लिख लेंगे, दिस फ्रिंजेस आर कॉल्ड एज फ्रिंजेस विथ इक्वल इंक्लिनेशन। क्यों, एंगल ऑफ इंसिडेंट कैसा है, सेम है। तो ये सारी बातें किसकी हो गई, हाइडिंजर फ्रिंजेस की। अब क्वेश्चन आएगा कि सर एक्चुअल में कैसे बनती है ये, तो एक्चुअल में कैसे बनती है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम बना के रखा है, इसके बारे में हमें लिखना है, वो नेक्स्ट स्लाइड में आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट ले लिया, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट नहीं लिया, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट लिया। क्यों, हर एक पॉइंट में से क्या आएगा, रेज आएगी। एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट यानी ट्यूबलाइट हम मान सकते हैं, ठीक है। तो एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट ले लिया, वहां से सपोज एक रे ऐसे इंसिडेंट हुई, एक रे ऐसे इंसिडेंट हुई, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट, एक प्लेन ले लिया ट्रांसपेरेंट, ठीक है।
अब यहाँ से कुछ लाइट इंसिडेंट हुई, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये नॉर्मल बना दिया। जितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ उतने ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होने वाला है। ये 15 डिग्री पे आया तो ये भी 15 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होगा। यानी कि 100% लाइट आई, उसमें से 90% लाइट क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, और सिर्फ 10% लाइट ट्रांसमिट हो गई। बहुत ही कम लाइट ट्रांसमिट होती है, मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट होती है ऑप्टिक्स में, अगर कंसेप्ट आपको पता है तो। ठीक है, तो 10% हो गई, यानी कि 100 का क्या हो गया, इसके एम्पलीट्यूड का, इसके इंटेंसिटी का डिवीजन हो गया। 90 रिफ्लेक्ट, 10 ट्रांसमिट। ठीक है, अच्छा, जब बॉटम सरफेस पे ये लाइट आएगी 10% लाइट, तो उसमें से मैक्सिमम 9% लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जो एंगल से आई वही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और बहुत ही निग्लिजिबल लाइट नीचे जाएगी, तो हम बता नहीं रहे हैं यहाँ पे निग्लिजिबल लाइट का। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ से टॉप सरफेस पे क्या होगा, कुछ पार्शियल लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पार्शियल लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी, और बॉटम सरफेस पे क्या हो जाएगा, सभी की सभी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मिल रहे हैं। अब ये रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो ऐसे डाइवर्ज हो रहे हैं, यानी कोई भी पॉइंट पे मीट नहीं कर रहे हैं। हमें तो क्या करवाना है, मीट करवाना है, तभी जाके इंटरफेरेंस दिखेगा। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के हिसाब से कुछ फ्रिंजेस दिखेगी, हाइडिंजर फ्रिंजेस जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये जो रे है, रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। डाइवर्ज यानी ऐसे, तो उसको कन्वर्ज कराने के लिए, एक पॉइंट पे मीट कराने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, कॉन्वेक्स लेंस जो है ये सारी रे को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करा देगा, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो एक पॉइंट पे इसने कन्वर्ज करा दिया। अब एक पॉइंट पे कन्वर्ज हुआ तो वहां पे इंटरफेरेंस दिखेगा, वो देखने के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, एक टेलीस्कोप यूज कर लेंगे, जिससे करके हमें हाइडिंजर फ्रिंज, जिसे बोलते हैं इक्वल इंक्लिनेशन फ्रिंजेस, या फिर बोलते हैं सर्कुलर फ्रिंजेस, देखने को मिल जाएगी। अब कैसे लिखना है वो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, पॉइंट वाइज जो बोला वही लिखना है। क्या यूज करेंगे, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट यूज कर लिया। ठीक है, बाद में रेज इंसिडेंट ऑन द टॉप सरफेस विल बी ट्रांसमिटेड पार्शियली एंड विल बी रिफ्लेक्टेड पार्शियली, कुछ ट्रांसमिट हो जाएगी, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, फ्रॉम द बॉटम सरफेस ऑलमोस्ट ऑल द रेज विल बी रिफ्लेक्टेड, बॉटम सरफेस से देखा कि नीचे कुछ जाएगा नहीं, ट्रांसमिट होगा नहीं, सारी की सारी रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जो रिफ्लेक्ट रे हो गई है उसके सामने हम क्या रखेंगे, इन फ्रंट ऑफ दिस रिफ्लेक्टेड रे कॉन्वेक्स लेंस इज लोकेटेड टू converge यानी एक साथ लाना, all the rays at a point as reflected rays are meet at infinite distance। जो भी रिफ्लेक्ट होकर रे निकली वो ऐसा मान लेते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मिलेगी। ठीक है, तो एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, कन्वर्ज कर दिया, और एक टेलीस्कोप रख दिया, जिससे करके हमें ये फ्रिंज मिल जाएगी। और लास्ट में लिखा है टू सी दी फ्रिंजेस, टू सी दी इंटरफेरेंस टेलीस्कोप इज यूज, टेलीस्कोप का यूज कर लिया। तो शायद से हाइडिंजर फ्रिंजेस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हाइडिंजर फ्रिंजेस के लिए 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला कौन सा, यूनिफॉर्म थिकनेस होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कौन सा, एंगल ऑफ इक्वल इंसिडेंट होना चाहिए, इंसिडेंट एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, वो सेम होना चाहिए। तीसरा कौन सा है, अभी हमने देखा तीसरा पॉइंट, यहाँ पे तीसरा पॉइंट कौन सा देखा हमने, कंडीशन ये रहा, लोकस जो होगा वो सर्कुलर होना चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्म थिकनेस, एंगल ऑफ इंसिडेंट सेम, और सर्कुलर पाथ। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। और कहाँ पे फॉर्म होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फॉर्म होता है। आगे बढ़ लेते हैं, अब फिजोफ्रिंजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फिजोफ्रिंजेस जो होती है वो यहाँ पे लिखा है, फिजोफ्रिंजेस आर फॉर्म्ड इन दी वेरिएबल थिकनेस ऑफ फिल्म। जबकि हाइडिंजर फ्रिंज कहाँ पे होते थे, यूनिफॉर्म थिकनेस, पैरेलल होता था यूनिफॉर्म थिकनेस। फिजोफ्रिंजेस वेरिएबल थिकनेस ऑफ प्लेट में होते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल थिकनेस बना के रखा है एक प्लेट। ठीक है, इसे क्या बोल देंगे, ट्रांसपेरेंट वेरिएबल थिकनेस ऑफ फिल्म। तो पैरेलल जब होगा, यूनिफॉर्म जब होगा, तब हाइडिंजर फ्रिंजेस। ऐसा जब नॉन यूनिफॉर्म होगा या फिर कुछ एंगल पे इंक्लाइंड होगा, यहाँ पे कुछ एंगल होगा ना, ये ऐसे करके नीचे का सरफेस है, कुछ थीटा एंगल पे होगा, तो जब एंगल पे इंक्लाइन होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, तब कौन सा मिलेगा, फिजोफ्रिंजेस। ठीक है, अच्छा, दूसरी एक और बात कि अगर ऐसे 2 ट्रांसप्लेंट प्लेन है हमारे पास, ग्लास प्लेट है, वो ऐसे करके इंक्लाइंड है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ फिल्म बन जाएगा। एयर का हो सकता है, लिक्विड का हो सकता है, वाटर का हो सकता है। ऐसे शेप को हम क्या, कौन सा शेप बोलते हैं, वेज शेप बोलते हैं। तो वेज शेप की फिल्म यहाँ पे बन जाएगी, यानी कि ये फिल्म भी कैसी है, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, वेरिएबल थिकनेस की है। तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलने वाला है, हमें फिजोफ्रिंज मिलने वाली है। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा है, when two planes are inclined to each other at some angle, कोई एंगल पे इंक्लाइंड है,
तब भी हमें क्या मिलेगा, फ्रिंज ऑफ फ्रिंजेस मिलने वाली है। ठीक है, अब ये जो फ्रिंज ऑफ फ्रिंजेस है वो हमेशा जो हमारा प्लेन है उसके सरफेस पे मिलेगी। ये पॉइंट मैंने शायद से लिखा है, हाँ लिखा है, हियर फ्रिंजेस आर ऑब्टेन ऑन द सरफेस ओनली। जबकि हाइडेंजर फ्रिंजेस कहाँ मिलती थी हमें, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। उसे देखने के लिए हम क्या यूज करते थे, टेलीस्कोप का यूज करते थे और एक कॉन्वेक्स लेंस का भी यूज करते थे कन्वर्ज कराने के लिए। जबकि फ्रिंज ऑफ फ्रिंज कहाँ मिलेगी, सरफेस पे ही मिल जाएगी। जो भी हमारा ट्रांसपेरेंट प्लेट होगा सरफेस पे ही मिल जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, कैसे सरफेस पे मिलेगी, तो वो यहाँ पे चीज बताई है। वापस से एक एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट ले लिया हमने, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आई। ठीक है, ये नॉर्मल बना दिया, ये 50 डिग्री, तो ये भी 50 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो गई। 100% में से 90% रिफ्लेक्ट हो गई, 10% ट्रांसमिट हो गई। ठीक है, और 10% में से 1% ट्रांसमिट हुई और बाकी की 9% रिफ्लेक्ट हो गए, तो 1% को हम मानेंगे नहीं, रिफ्लेक्ट हो गई। यहाँ पे भी क्या हुआ, शॉक जो एम्पलीट्यूड था उसका डिवीजन हो गया, 90 और 10, तो एम्पलीट्यूड का डिवीजन हुआ और हम देख सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है और यहां से बॉटम सरफेस पे से रिफ्लेक्ट होके रे यहां पे जा रही है, यानी करीब करीब सरफेस के पास दो रे मीट हो रही है। यानी सरफेस के पास हमें क्या मिल रहा है, इंटरफेरेंस मिल रहा है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। तो सरफेस के पास ही क्या मिलेगा हमें, फ्रिंजेस मिलेगी। उसी तरीके से एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट में से एक रे आई, एम्पलीट्यूड का डिवीजन हो गया, कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ ट्रांसमिट हो गई। ये ट्रांसमिटेड रे बॉटम सरफेस से वापस से रिफ्लेक्ट हो गई, पॉइंट क्यू पे दोनों रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्लेक्टेड रे मीट हुई। यहाँ पे कुछ इंटरफेरेंस दिखा, कहां पे, सरफेस पे, तो सरफेस पे ही ये हमें फ्रिंज ऑफ फ्रिंजेस मिलने वाली है। अब क्वेश्चन आएगा कि सर सरफेस पे कैसे फ्रिंजेस दिखती है हमें, उसका कोई एग्जांपल बताओ। तो उसका बेस्ट एग्जांपल है रेनबो ऑन द शो बबल। जो हमारा बुलबुले होते हैं, जो हम जो मेला होता है उसमें हम देखते हैं, या फिर घर पे भी हम साबुन से जब नहाते हैं तो जो उसका जो बबल होता है उसके सरफेस पे हमें रेनबो दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि जो सरफेस होता है बबल का वो अनइवन होता है, यानी नॉन यूनिफॉर्म होता है, और उसके सरफेस के ऊपर ही हमें फ्रिंजेस दिखती है, यानी रेनबो दिखता है। तो वो कौन सा है, हमारा फ्रिंज ऑफ फ्रिंजेस। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है रेनबो ऑन द सरफेस ऑफ ऑयल एंड वाटर। अब बारिश के सीजन में हमने ऑब्जर्व किया होगा, रोड के ऊपर रेनबो देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे एक तो वाटर होता है, उसके ऊपर अगर ऑयल गिर गया तो वो क्या हो गया, सरफेस कैसा है, अनइवन है, और सरफेस पे ही हमें फ्रिंजेस देखने को मिल जाती है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि हमें पार्ट डिफरेंस का एक इक्वेशन हमने डिराइव किया था पिछले वीडियोस में। क्या था, पार्ट डिफरेंस यानी डेल्टा 2 म्यू टी कॉस थीटा, जहां पे म्यू क्या था, म्यू था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का, टी क्या था, थिकनेस था प्लेन का, और थीटा क्या था, थीटा एंगल था। तो ये जो फ्रिंज ऑफ फ्रिंजेस है उसका पाथ डिफरेंस जो है वो कौन सी चीजों पे डिपेंड करता है, मीडियम तो चेंज करेंगे नहीं हम, तो म्यू पे तो डिपेंड, मीडियम हम कांस्टेंट रख रहे हैं, पानी है तो पानी ही रख रहे हैं। ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, टी पे डिपेंड करेगा। क्यों टी पे डिपेंड करेगा, वेरिएबल थिकनेस है, टी वेरी कर रहा है, यानी कि पार्ट डिफरेंस भी वेरी करेगा। दूसरा, थीटा पे भी डिपेंड करेगा। क्यों थीटा पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये वेरी कर रहा है, हमारा क्या थिकनेस वेरी कर रहा है, तो थीटा भी वेरी करेगा। तो यहाँ पे लिखा है हियर पार्ट डिफरेंस डिपेंड्स ऑन टी एंड थीटा। लेकिन अगर बात करें हाइडेंजर फ्रिंजेस की, तो हाइडेंजर फ्रिंजेस का जो पाथ डिफरेंस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ थीटा पे डिपेंड करेगा। क्यों थीटा पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हाइडेंजर फ्रिंजेस कहाँ पे बनती है, यूनिफॉर्म थिकनेस पे बनती है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक लिखने पर हमें एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।